नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है सीक्वेंशियल, कोई पार्ट्स कुछ भी नहीं है। सीधे अकाउंटिंग टर्म्स पे हम कूदेंगे और एक एक टर्म को पढ़ते और समझते चलेंगे। सबसे पहला टर्म हमारा क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक इवेंट हो, जो दो पार्टीज के बीच में हुआ हो, जिसको किसी इंटरप्राइज के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की जरूरत हो, जिससे बिजनेस इफेक्ट होता हो, है ना। ऐसी चीजें जब होती हैं तो उस ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड, कुछ गुड्स बेचे बिजनेस ने तो बिजनेस पे इससे असर पड़ेगा। ये मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, इसको बिजनेस में रिकॉर्ड करने की भी जरूरत है, तो इसीलिए क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये दो के बीच हुआ होगा, एक बिजनेस सेल कर रहा है तो किसी ने परचेज भी किया होगा। सिमिलरली ये दूसरे के लिए क्या है? परचेज ऑफ गुड्स है, यही ट्रांजेक्शन, तो वो भी रिकॉर्ड करेगा। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, पुराने लोग थे जिन्होंने हमसे उधार ले रखा था और उन्होंने अपने पैसे वापस दिए, तो ये भी क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक। पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिक्स एसेट को बेचना खरीदना, इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का हिस्सा, ये सब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक टर्म की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। खैर आपके काम की बात नहीं है। सेकंड पे आते हैं अकाउंट। देखिए ये चैप्टर एज सच क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। कोई भी पॉइंट, कोई भी इसका टर्म आपसे वहाँ पूछा नहीं जाएगा कि अकाउंट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। लेकिन आपको पूरा बिजनेस और अकाउंटेंसी आगे पढ़ते टाइम ये वर्ड्स काम में आएंगे अगर आपको पता होंगे कि ये होते क्या हैं। अकाउंट क्या है? ये एक रिकॉर्ड है, ये एक कलेक्शन है उन ट्रांजेक्शन्स या उन एंट्रीज का जो किसी एक हेड में आती है। जैसे कि सैलरी अकाउंट हो सकता है जिसमें केवल सैलरीज के ट्रांजेक्शन नोट हो। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट होता है जिसमें टेलीफोन के बिल्स ही हो केवल, है ना। कोई एक पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी भी हो सकती है, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब क्या अकाउंट्स हैं अलग अलग बिजनेस के अंदर। कैपिटल, कैपिटल एक तरीके का वैसा अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर यानी बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लगाया होता है, या अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स ने मिलकर लगाया होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। ये मनी के रूप में भी हो सकता है या एक कई सारे एसेट जिनकी अच्छी मॉनेटरी वैल्यू हो उस रूप में भी हो सकता है। उन पार्टनर्स या ओनर के लिए ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, पर बिजनेस के लिए क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है। कंपनीज के केस में बहुत सारे कैपिटल होल्डर्स यानी कि ओनर्स होते हैं बिजनेस के, छोटे छोटे, जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। अगर आप भी जाके किसी कंपनी जैसे जियो का 10 रुपए का एक शेयर खरीद लो तो आप भी उसके 0.0000001% ओनर हो जाओगे। ठीक है। ड्राइंग, और वो पैसा उनके लिए क्या है? कैपिटल रहेगा। ड्राइंग्स क्या होती है भाई? ड्राइंग्स होती है जब प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसे बिजनेस के खाते में से या कुछ गुड्स ले जाए। ठीक है। आप कहोगे भाई बिजनेस चला रहा है तो अपनी रोजी रोटी हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए ही चला रहा होगा, तो वो तो वहाँ से पैसा उठाएगा ही पर्सनल यूज़ के लिए। और अगर गुड्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट यूज़ हो सकते तो वो भी उठा ही सकता है। इसमें ड्राइंग क्या? तो ड्राइंग वो है जो बिना ईयर कंप्लीट हुए, बिना उनका प्रॉफिट अपना जाने, मिड टाइम में बिना किसी क्वांटिटी देखे उठा ली जा रही है, ऐसी चीज़ों को ड्राइंग्स कहते हैं। ये उस समय बिजनेस को बिलोंग कर रही होती है, ओनर को नहीं। जैसा कि हम पहले बिजनेस में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस और ओनर सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों अलग आइडेंटिटी है। ठीक है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भी पड़ता है कई बार। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जो बिजनेस के लिए पेएबल है, मतलब कि बिजनेस को किसी ना किसी को पे करनी है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन लिया हो अगर, है ना। कैपिटल भी वो एक तरीके से लाइबिलिटी मानता है, बस कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी मानता है यानी कि ओनर्स लाइबिलिटी, और बाकी सारे चीज़ों को एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानता है। ये नॉन करेंट भी हो सकती है और करेंट भी हो सकती है। नॉन करेंट मतलब बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म वाली, 1 साल से ऊपर की, जैसे कि बैंक लोन, डिवेंचर एक्सेट्रा। और करंट लाइबिलिटी होती है छोटे समय के लिए, जो 12 महीने से कम की हो,
जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा। छठा आता है असेट्स। असेट्स क्या है? वो प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की जो ओन करता है बिजनेस, जो उसको आगे फ्यूचर में फायदा देती हैं लंबे समय तक के लिए। जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, ये उसके लिए क्या है? ये असेट है। असेट वर्ड पहले भी आपने कभी सुना हो तो वैसी ही मीनिंग है इसकी, अपनी प्रॉपर्टी है उसकी जो उसको फायदा देती है। ठीक है। Assets are future economic benefits, the rights which are owned or controlled by an ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। आपने आज एक बाइक खरीदी तो आपके असेट है, क्योंकि वो 8-10 साल तो चलेगी ही ना किसी भी हाल में। तो 8-10 साल तक जो आपको कुछ ना कुछ करके दे रही है, वर्क करके दे रही है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है ना, आप उसको यूज कर पा रहे हो तो असेट है। Assets are valuable resources owned by a business which are acquired by a, at a measurable money cost। समझ रहे हैं? फिर थर्ड आते हैं आपका, सॉरी, टाइप आते हैं आपके एसेट्स के कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्शियस एसेट्स। जैसे कि हमने लाइबिलिटी पढ़ा था नॉन करंट करंट, वैसे यहाँ पे फिक्शियस और बढ़ गया है। नॉन करंट क्या है? वो एसेट जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जैसे कि किसी ने आपसे 2 महीने के लिए उधार सामान खरीद लिया, तो आपका एसेट तो है कि वो आपको पैसे वापस करेगा, लेकिन 2 ही महीने में कर देगा, छोटा अमाउंट होगा, तो नॉन करंट है। वहीं आते हैं फिक्स एसेट्स, बड़े बड़े, जैसे कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, आपके 10-20 साल से होते हैं, तो ये फिक्स्ड होते हैं। इसमें भी टैंजिबल इंटैंजिबल दो दो होते हैं। टैंजिबल जो दिखे, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर एक्सेट्रा। और इंटेंजिबल जो देख सुन नहीं सकते आप, केवल उनको समझ सकते हो, जान सकते हो, जैसे कि हो गया पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। भाई आपने कोई चीज़ ईजाद की, आपने उसे पेटेंट करा लिया कि भाई ये चीज़ हम केवल हम ही बेच सकते हैं, पहले से किसी ने पेटेंट नहीं कराया था। तो अब क्या है? पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो आपको उसकी वजह से हमेशा फायदा होता रहेगा, आपके कंपटीशन में कोई दूसरी फर्म आएगी ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट है। गुडविल, आपकी कंपनी का नाम ही बहुत है, मान लीजिए टाटा, अब वो चाय की पत्ती बनाए चाहे ट्रक बनाए, दोनों ही चीज़ें बिकनी ही बिकनी है, क्योंकि उसका नाम गुडविल बहुत ज़्यादा है। तो ये उसके लिए एक इंटेंजिबल एसेट है जो जमानों से चले आ रहा है, जमानों तक चलता रहेगा। ट्रेडमार्क, कई बार क्या होता है, कोई एक फॉन्ट में लिखी हुई कोई चीज़ आप रजिस्टर करा देते हो कि केवल हम ही इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोका कोला। पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया आईपी राइट्स के समय, कि कोका कोला कुछ ऐसा इटालिक के फॉन्ट में लिखा रहता है। आज पेन भी रेड है किस्मत से। तो क्या होता है, तो वो जो है वो फॉन्ट में कोका कोला वर्ड एक ट्रेडमार्क है कोका कोला कंपनी का, वो केवल यही कंपनी यूज़ कर सकती है। सिमिलरली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से आपने पर्सनलाइज सॉफ्टवेयर अपने लिए बनवाया, वो केवल आप ही यूज़ कर सकते हो, कोई और नहीं। करंट एसेट, वो जो 1 साल से कम के समय के लिए हो, जैसे कि किसी ने लोन ले लिया 2 महीने के लिए आपसे, बताया था मैंने आपको ना, सामान उधार खरीद लिया। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई खर्चा होने वाला था अगले महीने रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपने पहले से पे कर दिया एडवांस में। फिक्शियस एसेट्स, ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं असल में। मतलब कि ऐसे खर्चे जो इतने ज़्यादा बड़े हो कि आप उन्हें एक बार में अकाउंटिंग में ले लोगे एक पीरियड में, तो क्या होगा, आप बहुत बड़े लॉस में दिखने लगोगे बैलेंस शीट में। लेकिन जिन चीज़ों पे आपने खर्चा किया, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने अमिताभ बच्चन से एडवर्टाइजमेंट करा लिया, 1 करोड़ का खर्चा आ गया। अब 1 करोड़ का खर्चा आप एक ही साल में दिखा दोगे तो लॉस ही बन जाएगा बड़ा सा। तो इसीलिए आपने क्या किया, आपने कहा यार ये एडवर्टाइजमेंट हम 10 साल चलाने वाले हैं, चलो 10 लाख रुपए हर साल के खर्चे में दिखा देते हैं। तो जब आपने पहले साल 10 लाख दिखाया और 90 लाख रोका रहा, तो वो क्या है, वो एक ऐसा असेट है जो इंटेंजिबल है, दिखता नहीं है, या कह सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर तो शॉर्ट टर्म्स के लिए ही है, लेकिन डेफर्ड है, मतलब कई सारे एक साथ कर दिया है हमने, कई ईयर्स का, तो हर साल आगे शिफ्ट करते जाएंगे हम बचे हुए को। तो वो जो बचा हुआ आगे बढ़ा रहे हैं वो उस समय हमारे लिए फिक्शियस एसेट। ठीक है। और रिसिप्ट, कोई भी पैसा जो आप अपने चीज़ें बेच के कमाते हो बिजनेस की, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, तो जो आपको मिलता है वापस पैसा, वो क्या होता है, रिसिप्ट होता है। ठीक है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है और कैपिटल रिसिप्ट भी। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी शॉर्ट टर्म के लिए, और कैपिटल रिसिप्ट यानी कि
लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि आपने कुछ स्टॉक बेचा अपना, तो शॉर्ट टर्म में। आपने एक बड़ा एसेट बेच दिया, तो लॉन्ग टर्म हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, उससे मिलने वाला पैसा कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू हमने पीछे पढ़ लिया है। कैपिटल रेवेन्यू बिल्कुल ऊपर की तरह, कैपिटल जो लंबे समय के लिए आप कर रहे हो, जैसे कि आपने बहुत बड़ी मशीनरी खरीदी, आपने बहुत बड़ा प्लांट बिल्डिंग खरीदा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे होने वाला फायदा आपको लंबे समय तक रहेगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे आपने इस महीने का रेंट पे कर दिया, इस महीने का बिजली का बिल भर दिया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है। एक रेवेन्यू ये होता है, दूसरा रेवेन्यू क्या होता है ना। एक रेवेन्यू वर्ड आप पढ़ रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए, और एक रेवेन्यू वर्ड आप पढ़ोगे इनकम फ्रॉम सेल्स। जैसे हमने रिसिप्ट पढ़ा था, तो रिसिप्ट तो हर तरीके की रिसिप्ट हो गई, आप एसेट बेच रहे हो तो भी रिसिप्ट हो गई, लेकिन उसमें से कुछ होती हैं जो रेवेन्यू कहलाती हैं, क्योंकि वो आपका जो बिजनेस का कोर एलिमेंट है, कोई गुड्स या सर्विस, जो वो जब आप बेच के पैसा मिलता है आपको, तो उसे रेवेन्यू बोलते हैं, है ना। और जो आप खर्चे करते हो हर तरीके के, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। अगर कोई एक्सपेंस आपने पहले से पे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंस पे करना बाकी रह गया है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फिर आती है इनकम, चाहे रेवेन्यू ले लो चाहे रिसिप्ट ले लो, सब रेवेन्यू इनकम है। और जब आप इस इनकम को निकालना चाहते हो, प्रॉफिट को, तो क्या करते हैं, इनकम मतलब प्रॉफिट, ठीक है, जो आपको फाइनली बच गया, तो आप क्या करते हो, रेवेन्यू सेल करने से जितना पैसा मिला था माइनस एक्सपेंस जितने खर्चे हुए। मान लीजिए 15,000 और 21,000, 21,000 आपको रेवेन्यू मिला सेल्स से, और 15,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स था। 21 में 15 माइनस के 6,000 क्या है, इनकम है, इन शॉर्ट प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट में भी फर्क है। प्रॉफिट वो इनकम है जो बिजनेस ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाई है, जबकि इनकम सारी जुड़ सकती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जुड़ सकता है। आपने अलग से अपने पुराने एसेट जो ऑब्सोलीट हो रहे थे वो बेच दिए, आपको आपने साल जो डिप्रेशन लगाते लगाते उसकी अभी इस साल की कीमत बनाई थी, वो मान लीजिए 20,000 थी, और आपने बेचा है वो बिक गई 22 में, तो 2,000 प्रॉफिट है। लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, क्योंकि आपका काम ये एसेट्स बनाना, 10 साल यूज करना, बेचना नहीं है। आपका काम तो फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी बिस्किट बनाना है, पर पार्ले जी बिस्किट की जो मशीनरी है, जब वो आपकी 10 साल बाद उम्मीद से ऊपर बिकती है, तो आपको एक और इनकम होती है। वो सब इनकम में जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं जा सकता। प्रॉफिट हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है। पार्ले जी बिस्किट बना के बेचने से जो होगा वही प्रॉफिट होगा। ये ग्रॉस भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है। ग्रॉस केवल सीधे सीधे रेवेन्यू और सेल्स का डिफरेंस होता है, जबकि नेट प्रॉफिट में हम और भी जो छोटे मोटे खर्चे एक्सेट्रा हैं वो हटा देते हैं, तब जो बचता है नेट प्रॉफिट होता है। गेन, गेन क्या है, ओनर की इक्विटी में बढ़ोतरी। ओनर का जो कैपिटल लगा था वो बढ़ गया, तो गेन है। घट गया तो लॉस। परचेजेस, जो भी सामान जिसमें आप डील कर रहे हो, अगर आप रीसेल के लिए खरीद, रीसेल का आपका काम है तो उसे खरीदते टाइम, और अगर आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो रॉ मटेरियल खरीदते टाइम। जो स्टॉक आप लेते हो उसे क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं। कैश भी हो सकती है और क्रेडिट पे भी हो सकती है। इन्हीं में से आपको कुछ चीज़ें नहीं ठीक लगी, डिफेक्टिव थी, कोई भी रीज़न था, आपने वापस कर दी, तो ये क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। सिमिलरली मेन गुड या सर्विस जिसमें आप काम कर रहे हो, जब आप उसे बेचते हो या रेंडर करते हो तो उसे सेल्स बोलते हैं। वहीं अगर आप जो है कि कहते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें वापस कर दी परचेजर ने, तो क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये वही वाली बात हो गई, रेवेन्यू जो मैंने बोली थी उसी को फुल फॉर्म बोल दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सामान बेचने से मिलने वाला रेवेन्यू, ठीक है, जिस सामान में हम डील कर रहे हैं। गुड्स, वो स्टॉक जो आपके ऑफिस या फैक्ट्री में रखा हुआ है, वेयर हाउस में रखा हुआ है, बन के तैयार है अगर फिनिश गुड्स का है, और अगर रॉ मटेरियल का है तो वैसे ही रखा है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। स्टॉक की इन्वेंट्री, इसी के कलेक्शन को जिस जगह रखा जाता है या जिस कैटेगरी में बांटा जाता है उसे हम स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। ये लेकिन केवल और केवल उसी गुड्स की होती है जिसमें हम डील कर रहे हैं, जबकि जो ऊपर गुड्स लिखा है वो कोई से भी हो सकता है। ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग भी होता है। एक ईयर में कितना स्टॉक था शुरुआत में पहला दिन,
और उस ईयर एंडिंग में आखिरी दिन कितना स्टॉक था वो लिखा होना चाहिए आपके पास। स्टॉक इन्वेंट्री कई तरीके की होती है, गुड्स, ठीक है, रॉ मटेरियल, जिस गुड्स को आप बना रहे हो बेच रहे हो वो गुड्स या रॉ मटेरियल, और वर्क इन प्रोग्रेस, वैसे गुड्स भी हो सकते हैं जो आधे बने हैं भी आधा कंप्लीशन बाकी है। ट्रेड रिसीवेबल्स, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी बोलते हैं, ये डेटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और डेटर जो रिसीव बिल्स अगर कोई अलग अलग रखता है तो फिर उसका सम भी ट्रेड रिसीवेबल ही कहलाता है। ये क्या है, ये हमारे डे टू डे बिजनेस के कारण वो लोग जो अकर हुए हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं अभी ऑन टाइम, उनको भी मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार आपके ट्रेड पेबल्स भी होते हैं, जैसे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए। जब ये आपके बहुत लंबे समय से बाकी होते हैं बड़े अमाउंट के तो इसे ट्रेड पेबल कहा जाता है। कॉस्ट, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आया हुआ खर्चा, किसी भी एक्टिविटी में, किसी प्रोडक्शन में, किसी आर्टिकल को रीसेल के लिए खरीदने में जो खर्चा आता है वो सब कॉस्ट। वाउचर, वाउचर एक रिटर्न एविडेंस है, एक फॉर्म टाइप का होता है छोटा। कैश मेमो भी एक वाउचर होता है, इनवॉइस भी एक वाउचर होता है, रिसिप्ट भी एक वाउचर होता है, डेबिट क्रेडिट नोट भी वाउचर ही कहलाते हैं। ये छोटे साइज के रिटर्न फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आप फिल करके इन्हें इमीडिएटली यूज कर सकते हो किसी ट्रांजेक्शन के लिए। जैसे आप बैंक जाके पैसे जमा करते हो तो वाउचर बोलते हैं ना, डिपॉजिट वाउचर, विड्रॉल वाउचर, वही। फिर आता है डिस्काउंट, जो भी गुड्स हैं उनके प्राइस में आप जब रिडक्शन करते हो तो उसे डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। ये तो पता होगा ना आप लोग को। वैसे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फ़र्क नहीं पता होगा। ट्रेड डिस्काउंट एक जनरल डिस्काउंट होता है जो सभी को मिल रहा होता है उस बिजनेस, इसके पास आने वाले हर कस्टमर को। वहीं कैश डिस्काउंट होता है जो किसी एक व्यक्ति को टाइमली पेमेंट के कारण या कैश में पेमेंट के कारण मिलता है अलग से, एक्स्ट्रा, ठीक है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट वो अमाउंट है जो बिजनेस के ऊपर होता है जिसको राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि इरिकवरेबल हो जाता है। मतलब कि हमने किसी को ज़्यादा सामान बेचा, वो हमारा डेटर बना, धीमे धीमे करते करते हमें पता लगा कि उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है, मिल नहीं रहा है, तो वो बैड डेट बन जाता है कि इससे पैसा मिलने की उम्मीद खत्म। फिर आती बैलेंस शीट जो हम तब से चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ होते हैं इसमें असेट्स और एक तरफ होती है लायबिलिटी, यानी जिम्मेदारियां और फायदे, और इसकी सही वैल्यूएशन हमेशा आपस में टोटल का मैच होना चाहिए। ये मैच हो जाता है तो उसे बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपके और बचे हैं, जैसे कि बुक वैल्यू, किसी भी चीज़ की वो वैल्यूएशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में दिया हुआ है। असली कीमत या मार्केट में लगाई हुई, बोली लगाई हुई कीमत नहीं, जो हमने डिप्रिसिएशन लगाते लगाते पहुंचे उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, वही अकाउंट्स जो हम पढ़ रहे हैं उनकी बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। ये लेजर भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे होते हैं, जर्नल, कैश बुक, ये लोग भी छुपे हुए थे, तो ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी सामान हमने बेच दिया उसे बनाने में और बेचने में जितना खर्चा आया था उस सब मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है, ठीक है। क्रेडिट, अगर अकाउंट के राइट साइड की बात करें तो वो क्रेडिट साइड होती है। जो भी अमाउंट क्रेडिट होना होता है वो उधर पोस्ट किया जाता है। ये इटालियन वर्ड क्रेडिटो से डिराइव हुआ है और डेबिट वर्ड डेबिटो से, इसमें उल्टा है। इसमें आपको पैसे मिलने होते हैं किसी ना किसी से, और ये लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। डिप्रिशिएशन को भी बड़ा एसेट है, वो 10 साल 12 साल यूज़ हो सकता है, तो 12 साल बाद उसकी कबाड़ जैसी थोड़ी सी वैल्यू बचती है, बाकी उसे हम यूज़ कर लेते हैं अच्छे से। तो वो कबाड़ जैसी वैल्यू को जितने में हमने खरीदा है उससे माइनस कर दो तो पता लगता है कि भाई अगर हम इसे 12 साल यूज़ कर सकते हैं तो ये एक्स अमाउंट जो है हमारे पास है। अब इस एक्स को 12 से डिवाइड करके हम हर साल डिप्रिशिएशन लगाते हैं, मतलब कि एकदम से झटका ना लगे, ना खरीदते समय और ना ही जब गाड़ी का कोई भी एसेट कबाड़ हो जाए उस समय। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही डिप्रिशिएशन लगाते रहते हैं, उसकी वैल्यूएशन घटाते रहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। फिर आता है एंटिटी, पहले भी बताया गया है कि एंटिटी क्या है, एक पर्सन, आर्टिफिशियल या रियल, जिसकी एक आइडेंटिटी। ये हमेशा कहता है कि एक चीज़ हमेशा बीच में आती है कि बिजनेस
अपने एंटिटी से अलग होते हैं, अलग माना जाता है, ओनर अलग, कंपनी अलग। एंट्री किसी भी बुक में, किसी भी अकाउंट में अगर हम कुछ ट्रांजेक्शन लिखते हैं तो उसे एंट्री कहा जाता है। इंसॉल्वेंट वो पर्सन या एंटरप्राइज होता है जो अपनी डेब्ट्स पे करने के काबिल नहीं बचता है, दिवालिया जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में इंसॉल्वेंट कहा जाता है। प्रोप्राइटर वो जो सारे इन्वेस्टमेंट करता है, जो सारे रिस्क लेता है, बिजनेस से रिलेटेड सारा एसोसिएशन उसका होता है, उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। रीबेट, जब कभी भी कुछ सामान बेचो, खरीदो, कुछ करो तो उसमें अगर आपको पैसा कैशबैक मिले तो उसे रीबेट बोलते हैं। सॉल्वेंट वो पर्सन या पोजीशन जो इंसॉल्वेंट का उल्टा है, मतलब कि अपने डेब्ट्स पे करने के हालात में है। इंसॉल्वेंट नहीं होता, सॉल्वेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट, जैसे ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये सब क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में किया जाता है, इसको भरा जाता है। ये भरने के तुरंत बाद ही आप इंटरप्रेट कर सकते हो रिजल्ट्स को। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया, छोटा सा चैप्टर था। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो कि है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सब केवल याद करने वाला होगा, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो कि हर थोड़ी दूर पे एक शब्द होगा और उसका कुछ मीनिंग होगा। ऐसा आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, वो जल्दी खत्म हो गया। वैसे ही आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एक एक नंबर है कि इंडियन स्टैंडर्ड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 17, नंबर 25 एक्सेट्रा, और वो क्या कहता है, किस चीज़ का रूल है, उसका एक्सप्लेनेशन सब दिया होगा। तो ये हम पढ़ेंगे अगले अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।